friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. जैसा कि हम लोगों ने मास्टरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोर्स का आगाज किया हुआ है, मतलब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने अब तक इसके 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड के सेलिएंट फीचर्स और जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। मींस आज हम लोग अपना एंग्लो नॉर्मन पीरियड जब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि इस ड्यूरेशन में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे वो हुए थे, और आज नेक्स्ट स्टेप जो है सेलिएंट फीचर का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिएंट फीचर्स। अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं, सेलिएंट फीचर्स को ही कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तो ओवरऑल एज के हैं नंबर 1 पे, एंड नंबर 2 पे हमारे जस्ट लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो लिटरेचर के क्या फीचर्स थे इस टाइम पीरियड में। तो Anglo-Norman period spanning roughly from Norman conquest 1066 to the 12th century was a significant era in English history. This period marked the transition from Old English to Middle English and saw considerable cultural and linguistic influences from the Norman French ruling class. Here are the salient features and literary characteristics of the time period. अब यहाँ पे वही बात रिपीट की गई जो कि अगेन एंड अगेन हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि 1066 से लेके जब नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ था तब से लेके 12th सेंचुरी यानी 1350 के ड्यूरेशन तक जो है इरा को हम नॉर्मन पीरियड कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहते हैं। ये सिग्निफिकेंस रखता है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर ये इरा, और इस एरा के बेस पे ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश की तरफ ट्रांजिशन की गई थी। इसमें कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस जो है वो डोमिनेंट है नॉर्मन फ्रेंच रूलिंग क्लास से। अब उसके कुछ फीचर्स है वो कौन से हैं? नंबर 1 पे हमारे पास आता है पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, जिसमें नंबर 1 नॉर्मन कंक्वेस्ट है, जिसको आप सबको पता है कि नॉर्मन कंक्वेस्ट क्या है, कि विलियम द कन्क्वेस्टर जो है वो अपना पूरा काफिला लेके हमला करने गया था एंग्लो सैक्सन के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। जो नॉर्मन्स थे उन्होंने फ्यूडलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, which recognize the societal hierarchy and land ownership. फिर है इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मन्स एंड एंग्लो सैक्सन्स। इंटीग्रेशन क्या होता है? मिल जाना, ठीक है, अमलगमेशन हो जाना। टाइम के साथ क्या हुआ, जो नॉर्मन्स थे और जो नेटिव एंग्लो सैक्सन्स थे वो मर्ज होना शुरू हो गए, उनके कल्चर मर्ज होना शुरू हो गए, सोसाइटी जो सोशल जो उनके लिंक्स थे वो मर्ज होना शुरू हो गए, और इससे क्या हुआ, हमारे पास ब्लेंड फॉर्म ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आए। ठीक है, आउटकम क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है, जब एसिमिलेशन हो जाए एक दूसरे कल्चर के अंदर एक दूसरे की, तो हमारे पास एसिमिलेट काइंड ऑफ कल्चर जो वो आउटकम में आता है। ठीक है, जिसको कहते हैं बाय कल्चर, मतलब दो कल्चर मिक्स हमारे पास सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एंग्लो सैक्सन के ट्रेडिशंस थे, कुछ एंग्लो नॉर्मन्स के ट्रेडिशंस थे, मिक्स्ड फॉर्म में हमारे पास शो हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, एंग्लो नॉर्मन के टाइम पीरियड में। फ्यूडल सिस्टम की बात की जाए तो नॉर्मन्स इम्प्लीमेंटेड द फ्यूडल सिस्टम, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें एस्टैब्लिश क्या हुआ था, a hierarchy where the king granted lands to his nobles in exchange for military service। कि मिलिट्री सर्विस की एक्सचेंज के फॉर्म में क्या होता था, किंग जो है नॉबल्स को लैंड देते थे। ठीक है, किंग्स ग्रांटेड लैंड देते थे नॉबल्स को, वहां पे जो अमीर लोग थे जो किंग को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको किंग लैंड देते थे, और उनसे फिर वो मिलिट्री सर्विसेज लेते थे। दिस सिस्टम structured society into distinct classes and influenced governance and law। कि क्या हुआ, वहां पे distinct classes बन चुकी थी। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो गवर्नेंस थी और लॉ थी इसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो रहा था। देन है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स। द नॉर्मन्स इंट्रोड्यूस रोमांस आर्किटेक्चर। रोमांस का मतलब होता है कि रोमन से रिलेटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, कि रोमन एम्पायर में जिस तरह के आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे उस आर्किटेक्चर को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। कैरेक्टराइज बाय मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर, उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लगाए गए थे, उसमें राउंड आर्क्स लगाए गए थे, उसमें लार्ज टावर्स इंक्लूड थे। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे वो। देन नोटेबल एग्जांपल इंक्लूड कैथेड्रल्स, कैसल्स, मोनास्ट्रीज। के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन सी हैं कि जो चर्च बनाए गए, जो कैसल्स बनाए गए हुए हैं, जो मोनास्ट्रीज बिल्ड की गई हैं, वो इस टाइम पीरियड के आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, उस टाइम पे जो रूलिंग क्लास थी वो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज थी यूज कर रही, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी फ्रेंच लैंग्वेज ही थी उस टाइम पीरियड पे।
and literature. While Old English remained the vernacular of the common people, कि common people जो थे वहां पे वो Modern English को use कर रहे थे. This bilingualism led to significant changes in the English language, contributing to the development of Middle English. ठीक है, कि इससे क्या हुआ, इन चीजों ने, इन बायलिंगुअलिज्म ने, यानी कि फ्रेंच भी है, ओल्ड इंग्लिश भी है, इनकी मिक्सिंग से हमारे पास जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ इंग्लिश आई थी, उसके डेवलपमेंट का एक कॉज बन रहे थे. देन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, द नॉर्मन्स एस्टैब्लिश्ड अ मोर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन्होंने सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो जनरेट की थी, जिसमें हमारे पास डूम्सडे बुक भी आ जाती है. ये डूम्सडे बुक जिसके अंदर मैंने बताया था आपको लॉ एंड रिकॉर्ड रखा जाता था, ज्यादातर लैंड होल्डिंग्स का, एलिट क्लास का सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे. ठीक है, जो पुअर क्लास थी उनका बिल्कुल माइनर डाटा था, सच एज के ये सर्फ है, ये गुलाम है, ठीक है, ये इसका काम कर रहा है, इतना उसके बारे में बताया जाता था, ज्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. लेकिन मोस्टली इन्फॉर्मेशन किसकी थी, लैंड होल्डिंग्स की. ये लैंड होल्डिंग्स जो इंग्लैंड में थे उनके बारे में इसमें ज्यादातर बताया जाता था कि इसके पास इतनी लैंड्स हैं, इतने इसके पास जो है इस लैंड पे वो ये काम कर रहा है, इसके पास इतने गुलाम है, सो ऑन. ठीक है, और उसकी पर्पज से क्या था, वो टैक्स पे करता था, टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे मेंटेन की जाती थी. देन है लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो रोमन पीरियड. हमने पहले सेलिंग फीचर पढ़ लिए, अब लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स का टाइम पीरियड यानी जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहा है. सॉरी, बायलिंगुअलिज्म इन लिटरेचर. लिटरेचर ऑफ द पीरियड वाज प्रोड्यूस्ड इन बोथ लैटिन एंड नॉर्मन फ्रेंच. लैटिन जो थी वो रिलीजियस एंड स्कॉलरली टेक्स्ट में यूज की जाती थी, जबकि नॉर्मन फ्रेंच जो थी वो लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लिटरेरी वर्क्स में यूज की जा रही थी. अब इंग्लिश लिटरेचर वॉज रिलेटिवली सिक्रेस बट बिगेन टू इमर्ज लेटर इन दिस पीरियड. कि इस पीरियड में क्या हुआ कि स्टार्टिंग पे इंग्लिश लिटरेचर नहीं था इतना डोमिनेंट, मींस लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया जा रहा हो प्रॉपर्ली, लेकिन इसी पीरियड में आगे जाकर, थोड़ा सा आगे जाके जो था ना, हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर भी आना शुरू हुआ प्रॉपर फॉर्म में, जो कि चौसर ने हम लोगों को नेक्स्ट एज में दिखाया था अपना वर्क्स. और इस टाइम पीरियड में हमारे पास जो वर्क्स आ जाते हैं उनमें जैसे कि द सॉन्ग ऑफ रोलैंड है, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ब्रिटेन है, ले रोमन डी ब्रूट है, द पीटर ब्रो क्रॉनिकल हैं. ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे गए थे इस टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, जियोफ्री मॉनमॉन्थ जो था वो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड के अंदर एक डोमिनेंट नेम है. इस टाइम पीरियड में डोमिनेंट फिगर काउंट होते हैं जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया था. ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे फर्दर, कि यानी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम हुआ है. प्राइमरी लैटिन एंड नॉर्मन फ्रेंच चल रही थी, देन इनकी अमलगमेशन की गई, इनको मिला के हमारे पास लैंग्वेज आई. देन एंग्लो सैक्सन की इंग्लिश लैंग्वेज थी, फिर इन तीनों को मिला के हमारे पास यहाँ पे लिटरेचर प्रोड्यूस किया जा रहा था. और चौसर के वक्त हम लोगों को फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश तीनों में ही मिलते हैं. देन रोमांस एंड शिवैलरिक लिटरेचर. अब यहाँ पे हमारे पास रोमांस एंड शिवैलरिक लिटरेचर इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइम पीरियड के अंदर. The period saw the rise of romance literature, often involving tales of chivalry, adventure, and courtly love. These stories were often set in distant lands and featured knights, ladies, and supernatural elements. इसमें examples है King Arthur and Matter of Britain. तो यहाँ पे romance literature का rise हुआ था, जिसमें हम लोग chivalry को, adventure को और courtly love के थीम को देखते हैं. ठीक है, फिर hagiography and religious texts. हेजियोग्राफी कहते हैं ऐसी बायोग्राफी को जिसके अंदर हमारे पास एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट, डीपली रिस्पेक्ट दिखाई जाए. ठीक है, और रिलीजियस टेक्स्ट, आपको पता है कि टेक्स्ट जो रिलीजन को डील कर रही हूँ, तो सेंट्स लाइव्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट वर पॉपुलर, reflecting the period's strong Christian influence. These works often aim to inspire piety and provide moral lessons. मतलब कि जो डिवोशंस हैं, ड्यूटीफुलनेस है, ओबीडियंस है, उसको प्रमोट किया जाए, मोरल लेसन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए. ठीक है, अब हिस्ट्रियोग्राफी, यहाँ पे क्या होता है कि हिस्टोरिकल राइटिंग्स की गई हैं जो कि इसमें प्रिवेलेंट हो, मतलब चलती गई हैं, क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, जैसे कि हमारे पास ऑर्डरिक वाइटलिस आ जाता है और विलियम ऑफ मेल्सबरी के डॉक्यूमेंटिंग इवेंट्स जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर. देन इनमें जियोलॉजीज इंक्लूड है, डीड्स ऑफ किंग्स एंड नॉबल्स, ये सब कुछ हमारी हिस्ट्रियोग्राफी के अंदर इंक्लूड है. मतलब हिस्ट्री के अंदर बताया जाता था कि इस टाइम पीरियड पे किंग्स ये कर रहे हैं, नॉबल्स ये करते हैं, किंग की तारीफें, किंग खुद, बादशाह खुद अपने पास हिस्ट्रियोग्राफी को बुला के हिस्ट्री लिखवाया करता था, ग्राफर को बुलाकर. ठीक है, हिस्ट्रियोग्राफर को बुला के.
देन डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, while much of literature was in Latin and French, इस टाइम पे जो प्रोड्यूस हुआ था वो ज्यादातर लैटिन और फ्रेंच में था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश पोइटिक वर्क्स भी इंक्लूड हैं, द आउल एंड द नाइटिंगेल, जहाँ पे हम लोग को जो ब्लेंडिंग कल्चरल इन्फ्लुएंस है इस टाइम पीरियड का और इमर्जेंस ऑफ मिडिल इंग्लिश है वो सब नजर आता है, रिफ्लेक्ट होता है। एलिट्रेशन और राइम का इसमें यूज किया गया, while alliteration was a common feature in old English poetry as well. The influence of Norman French introduced rhyming schemes. यहाँ पे rhyming scheme इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है। एलिट्रेशन एंग्लो सैक्सन से ही चलता आ रहा था, which gradually became more common in English poetry. Clear? अब ये तो हो गया जी एलिट्रेशन। आपको पता है कि रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज नोन एज एलिट्रेशन, कि पीटर पैन पिक द पिकल फ्रॉम द पोट। अब वो पापा पापा साउंड जो है वो एलिट्रेशन हो रहा है। राइम हमें पता है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, वो स्टार आर हाई स्काई, ये जो एंड वाले वर्ड है इनको राइमिंग वर्ड कहते हैं, इनको राइम स्कीम कहते हैं। ए बी राइम स्कीम चल रही है यहाँ पे, किसी में ए बी राइम स्कीम होती है, इट वेरीज, ठीक है। तो ये था हमारा। देन आपको मैंने यहाँ पे जो मेजर वर्क्स थे इस टाइम पीरियड के वो भी बता दिए हैं। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड वाज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चर एंड लिंग्विस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंग्लैंड, laying the foundation for the rich literary traditions that would follow in subsequent Middle English period. Clear? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह ताला जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझसे तब कर लीजिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।